हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के 1000 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 37 है। इससे पहले मैंने 36 पार्ट अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आप उसे नहीं देखे तो आप प्लीज़ उसे जाके देख लीजिए। ये यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की श्रृंखला है, जिसमें आगामी जो भी एग्ज़ाम आप देना चाह रहे हैं उसके लिए काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी बेनिफिशियल है। और इसमें मैं क्वेश्चन बताने के साथ साथ इसको एक्सप्लेन भी करती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। और इसमें हर यूनिट से क्वेश्चन है ताकि हर यूनिट की आपकी रिवीजन बढ़िया तरीके से हो जाए। तो ये 2019 का क्वेश्चन है और 70 क्वेश्चन तक मैंने पिछले क्लास में करा रखा है। आज मैं 71 क्वेश्चन से कराने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्पफुल लग रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह की इम्पॉर्टेंट और आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो लेके आऊँ। और मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल थ्योरी की बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी। लगभग मैंने कंप्लीट करा रखा है सिलेबस, और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप एक बार उसे भी जाके ज़रूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 71। तो 71 क्या क्वेश्चन बोलता है? क्वेश्चन कह रहा है संस्थावाद एवं नव संस्थावाद के मौलिक अंतर को मुख्यतः किस सिद्धांत पर आधारित किया जा सकता है? तो संस्थावाद और नव संस्थावाद को जो अंतर है ना, उसको हम प्रयोगात्मक सिद्धांत के आधार पर अंतर कर सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। देखो, संस्थावाद और नव संस्थावाद के बाद मौलिक अंतर मुख्यतः प्रयोगात्मक के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। संस्थागत दृष्टिकोण अंतर के अंतर्गत जेम्स ब्राइस और लॉवेल जैसे विद्वान ने सरकार के सिद्धांतों और व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया। इसमें तथ्यों का विश्लेषण परिमाणात्मक आधार पर किया जाता है। ब्राइस और लॉवेल के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों को आधार बनाने पर निष्कर्ष के सही होने की संभावना बढ़ जाती है। नव संस्थावाद की सीमाओं से आगे बढ़कर प्रयोगात्मकता और गुणात्मक अध्ययन को आधार बनाता है। अब संबंधित तथ्य क्या क्या है? मैक्रिडिस के अनुसार संस्थागत दृष्टिकोण की अध्ययन पद्धति गैर तुलनात्मक, सीमित, स्थिर और विवरणात्मक है। अब ये कौन ऐसा बोलता है संस्थागत दृष्टिकोण को? मैक्रिडिस ने बोलते हैं। संस्थागत अध्ययन पद्धति नव संस्थागत पर का आधार बनी, जिसके जरिए अध्ययन गैर पश्चिमी देशों की ओर मोड़ा गया और इसमें साम्यवादी और तीसरी दुनिया के देशों को भी इसमें शामिल थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, राइट आंसर। अब है लेखक और धारणाएं। क्या क्या धारणाएं? अब इस तरह के क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करें तो पहले चारों ऑप्शन पढ़े, चारों का उसका जो दूसरे कॉलम में दिया हुआ और जो सबसे पहले आपको आता है पहले उसे लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं। देखो, ये तो इजी क्वेश्चन। देखो, डेविड स्टर्न, लुइसियन पाई, सैमुअल पी हंटिंगटन और सैम्यू मार्टिन लिपसेट। देखो, हंटिंगटन का क्या है? हंटिंगटन का है वेव डेमोक्रेटिक की लहर, मतलब वेव ऑफ क्या बोलते हैं, लोकतंत्र की लहर। तो सबसे हमने सी में 4 कौन किस में है? सी में 4 आपका 3 में है। चलो, तो इससे बात नहीं बनेगी। अच्छा, डेविड स्टर्न का ब्लैक बॉक्स, वो बोले थे ए का 3 किस में है? ए का 3। देखो, इसमें ए का 3 तो है बट 4 नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मैं एक बार सारे को मिला के बता दे रही हूँ आपको। जिन्हें आता है वो बहुत अच्छी बात, नहीं आता कोई बात नहीं, हम सीखने के लिए यहाँ क्लास में आए हैं। देखो, डेविड स्टर्न ब्लैक बॉक्स, लुसियन पाई का हो जाएगा विकास सिंड्रोम। ठीक है, हंटिंगटन का हो जाएगा लोकतांत्रिक लहर, डेमोक्रेटिक वेव। और इनकी बुक का नाम है लिपसेट की पॉलिटिकल मैन। इसको राजनीतिक मानव बोला, इसको इंग्लिश में ज़्यादा याद रखिएगा, पॉलिटिकल मैन। ठीक है फ्रेंड्स, तो डी का सेकंड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बन गया। ये जो व्यवस्था विश्लेषण में के मॉडल में ब्लैक बॉक्स की धारणा डेविड स्टर्न ने 1965 में दी थी। ब्लैक बॉक्स प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। अब है कथन और कारण वाला क्वेश्चन। इसको एक बार मैं पढ़ती हूँ, फिर आप वीडियो, जब मैं पढ़ लूँ कथन और कारण, फिर आप वीडियो को रोक के आप खुद से थिंक कीजिए, आप खुद से सोचिए कि क्या आंसर होना चाहिए।
देखो, राष्ट्र और राष्ट्रवाद को विविध प्रकार से परिभाषित एवं एक मिनट, ये राष्ट्र और राष्ट्रवाद को विविध प्रकार से परिभाषित एवं संकल्पित तो किया जा सकता है, किंतु उन्हें सामान्य सिद्धांत द्वारा सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता, क्योंकि राष्ट्र और राष्ट्रवाद पर विमर्श तो हो सकता है, किंतु समान सिद्धांत नहीं। तो ये दोनों कथन और कारण सही एक्सप्लेन कर रहा है, उसका सही रीजन बता रहा है, तो ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। इस तरह के क्वेश्चन आप जितना सॉल्व करोगे ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी होती जाएगी। अगला क्वेश्चन है, और मैं तो कहूंगी जो मेरा ये 1000 क्वेश्चन सीरीज का आप 3 से 4 बार आप इस वीडियो को अगर देख लोगे ना, तो आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी सब्जेक्ट पे। और साथ में जो पोर्शन आपकी वीक है, हर इंसान का कोई ना कोई वीक, मतलब कोई ना कोई पोर्शन वीक होता है, तो उस पर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करो। एक बार इसमें तो सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब हर यूनिट से दिया हुआ है, तो आपकी किस यूनिट से आपको आसानी से क्वेश्चन बन जा रहा है, और देखो कुछ यूनिट से फैक्ट्स पूछता है, फैक्ट्स को तो आपको तो कितनी मतलब पढ़ पढ़ के याद ही करना पड़ेगा, और एक दिन में तो किसी को कुछ याद नहीं होता, वो बार बार मल्टीपल टाइम रिविजन बोलते, रिविजन ही सक्सेस का रास्ता है। अगर हम कितना भी पढ़ ले, जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे तब तक हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप हर दिन 2 घंटे ना पढ़ सको, लेकिन आधे घंटे, कभी होता है कि हमें किसी काम हो जाता है हम नहीं पढ़ पाते, तो इसलिए मैं शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आपको बोलती हूँ। जो आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे, बहुत सारे कभी घर में कुछ काम आ जाते, कुछ ऐसे सरकमस्टांस होते कि हम पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, लेकिन 10 से 15 मिनट तो चाय पीते वक्त भी निकाल देंगे, है ना। 10-15 मिनट तो निकालना मुश्किल नहीं है ना। तो जो आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो, उसको आप वो 10-15 मिनट में रिवाइज कर लोगे, तब भी आपको अंदर से लगे अरे चलो आज मैंने कुछ तो पढ़ा है ना। कुछ नया नहीं पढ़ा, लेकिन जो पढ़ा उसको तो सारगर्भित किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, श्रमिकों, कृषकों एवं समाज के सीमांत वर्गों का प्राधान्य नव लोकतंत्र के रूप में निम्न में से किससे संबंधित है। तो उपाश्रित स्कूल से क्या है, देखो, श्रमिकों, कृषकों एवं समाज के अन्य सीमांत वर्गों के प्रभुत्व के रूप में नव लोकतंत्र को उपाश्रित स्कूल, सबल्टन स्कूल के साथ संबंधित किया जाता है। उपाश्रित से तात्पर्य ऐसे समूह या व्यक्तियों से है जो सत्ता संरचना से बाहर कर दिए जाते हैं। उन्हें प्रमुख सत्ता संरचना और उपाश्रय और अधीन बनाया जाता है, और वे मुख्य शक्ति संबंध के तहत पीड़ित होते हैं। ये जो एंटोनियो ग्राम्सी ने उपाश्रित या सबल्टन स्कूल अध्ययन की शुरुआत की थी, भारत में इस अध्ययन की शुरुआत का श्रेय अंबेडकर जी को जाता है। रंजीत गुहा को दिया जाता है। रंजीत गुहा और डेविड हार्डमैन ने औपनिवेशिक भारत के विभिन्न आदिवासी और किसान विद्रोह का अध्ययन किया। उसके अनुसार किसान और आदिवासी विद्रोहियों को इतिहास की वस्तु नहीं, बल्कि उनके अपने इतिहास के निर्माताओं माना जाना चाहिए। ठीक है, फिर है सैमुअल पी हंटिंगटन ने लोकतंत्र की लहर का विश्लेषण भारत में कहाँ स्थित है। तो ये दूसरी लहर में है। ठीक है, आप इस लहर वाली, इससे आप मेरी ये जो क्वेश्चन सीरीज चल रही, उसी में मैंने एक में बहुत अच्छे से समझाया है उनकी, कैसे उन्होंने वेव, इस बार जो क्वेश्चन आया था ऐसे आया था, मतलब फर्स्ट वेव, फर्स्ट रिवर्स वेव, सेकेंड रिवर्स वेव, ऐसे करके उन्होंने इस बार क्वेश्चन पूछा था। देखो, टॉपिक तो सेम ही रहता है, बट क्वेश्चन का फ्रेम अलग हो जाता है। टॉपिक तो वही रहेगा, तो हम जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा उस टॉपिक को इतने बढ़िया से कर लेंगे कि उससे क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से, है ना। तो ठीक है, अभी हम तो देखो, ये भारत जो है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ, तो हमारा देश सेकेंड वेव में आता है। ठीक है, देखो, सैमुअल पी हंटिंगटन लोकतंत्र लहर के विश्लेषण, ये सब ना पीजीटी वाले ना ऐसा क्वेश्चन खूब पकड़ेंगे। पीजीटी, अभी देखो महाराष्ट्र वाला भी जो हुआ था, अभी पिछले संडे को हुआ था ना, तो उसमें भी यूजीसी नेट के बहुत सारे एट डेज ये क्वेश्चन उठा के रख दिए थे। तो आप ना ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन कर लोगे, और साथ में मैं उसको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जितना पढ़ रहे हो ना,
उसको अच्छे से करो, उसको बहुत बार रिवीजन करो। हो सकता है कोई टॉपिक समझ नहीं आता तो उसके लिए गूगल पे सर्च कर लो, नहीं तो आप कमेंट करो कि वो टॉपिक पे एक वीडियो मैं लेके आऊँ, स्पेशली मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँ, तो मैं उस पर वीडियो लेके आ जाऊँगी। सैमुअल पी हंटिंगटन लोकतंत्र की लहर के विश्लेषण में भारत की दूसरी लहर में रखते हैं। उन्होंने विश्लेषण अपनी पुस्तक थर्ड वेव, अभी कभी कभी यही 4 कॉलम मिलाने के लिए उनकी बुक भी दे देता है, थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेटर 20th सेंचुरी 1991। हंटिंगटन के अनुसार लोकतंत्रीकरण की दूसरी लहर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी 43 से 64, तो 47 में हमारा राष्ट्र आज़ाद हुआ था, जबकि उनके अनुसार पहली वेव कब थी, जो अमेरिका ये सब राजा था, 1828 से 1926। हंटिंगटन ने शीतोत्तर युद्ध काल में सभ्यताओं के संघर्ष, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की धारणा का प्रतिपादन किया। हंटिंगटन ने अपनी कृति पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, ये भी उनकी बुक है, पॉलिटिकल ऑर्डर। 2 बुक आप समझ गए इनकी, लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी में कहा है कि राजनीतिक विकास का मुख्य लक्ष्य राजनीतिक व्यवस्था है और उसमें मुख्य बाधा राजनीतिक अव्यवस्था से पैदा होती है, जिससे उसने राजनीतिक हास्य की संज्ञा दी। अगला क्वेश्चन है, प्रसन्नता सूचकांक में किस देश ने सृजित किया, तो ये भूटान ने सृजित किया। अब ना ये सूचकांक से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, सूचकांक भी जो आप इसके लिए आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, करंट वाले जो सूचकांक होगा उससे भी अब एक क्वेश्चन पूछने लगा है। देखो, भूटान प्रसन्नता सूचकांक भूटान की सृजन है। उल्लेखनीय है कि भूटान के पूर्व राजा जिम्मे सिंगे वांगचुक ने 1972 में राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक बनाने का प्रस्ताव दिया। भूटान ने राष्ट्रीय आय के बजाय राष्ट्रीय खुशी के महत्व पर जोर दिया, सकल राष्ट्रीय खुशहाली, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस को अपनाया। संबंधित तथ्य क्या क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 जुलाई 2012 को एक प्रस्ताव पारित कर 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, अब देखो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाई जाती है, 20 मार्च को। महासभा ने प्रसन्नता हासिल करने के प्रयास से मौलिक मानवीय लक्ष्य बताया। 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली प्रसन्नता दिवस का विषय हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर, हैप्पीनेस फॉर, देखो ये 21 का था, अभी का देखो क्या है, हर साल तो चेंज होता है, ये 2021 में ये था, ठीक है। अब ये है क्रेन ब्रिटेन की बुक, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्रांति की ज्वार, क्रेन ब्रिटेन की बुक है, ठीक है। देखो, क्रेन ब्रिटेन ने क्रांति की तुलना ज्वर यानी बुखार से की। उन्होंने यह स्थापना अपनी पुस्तक, अब इनकी बुक देखो, अभी इनकी बुक ध्यान रख लो, एनाटॉमी ऑफ रेवोल्यूशन 1938 के अंतर्गत उन्होंने इस पुस्तक में इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस और रूस 4 देशों की क्रांतियों की तुलना का अध्ययन किया। हन्ना आरेंट ने अपनी कृति ऑन रिवोल्यूशन, ये भी बुक याद रखिए, एडमंड वर्क जो रूढ़िवादी दृष्टिकोण से दोहराते हुए इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति को अमेरिकी क्रांति के विश्लेषण में सहारा लिया, ठीक है। सी जॉनसन ने अपनी रचना रिवोल्यूशन चेंज, देखो इनका क्या ऑन रिवोल्यूशन है, हन्ना आरेंट की, देखो ऐसे से छोटे छोटे जो होते हैं ना, मतलब माइनर चेंजेस, देखो इनका क्या है, रिवोल्यूशनरी चेंज, ये है सी जॉनसन। तो ये सब ना हमारे ना एग्जाम में काफ़ी गलतियाँ ऐसी होती है, हमें लगता है अरे वो तो उन्हीं का बुक है क्या, तो इसलिए थोड़ी जो जो ऐसे एक टाइप की सिमिलर है ना, तो आप एक जगह लिख लीजिए, इसलिए मैं एक्सप्लेन भी साथ में करा रही हूँ ताकि आपकी जो तैयारी है ना बहुत बेहतरीन हो जाए। अगला क्वेश्चन है स्टेटिसियोलॉजी का अध्ययन। तो स्टेटियोलॉजी का अध्ययन क्या है? राजनीतिक दल का अध्ययन, ठीक है, राजनीतिक दल का अध्ययन। तो स्टेटिसियोलॉजी राजनीतिक दल के अध्ययन है, इस राजनीतिक दलों का विज्ञान भी कहा जाता है। राजनीतिक दलों की व्यवस्थित अध्ययन करने का 20वीं शताब्दी में सर्वप्रथम रॉबर्ट मिसेल्स ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल पार्टी, इनकी पूरा नाम क्या है, पॉलिटिकल पार्टी अ सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ द ओलिगार्कियल टेंडेंसीज ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, 1911।
ठीक है। एस्ट्रोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस ग्रीक भाषा के स्टेटिस से हुई है? एस्ट्रोलॉजी का शाब्दिक निर्दलीय राजनीतिक वैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है। 79 क्वेश्चन किया, निम्नलिखित कौन सा असंगत है? समाविष्ट घट, कथन घट और सलाद कटोरा, फल कटोरा। तो ये फल कटोरा ये गलत है, बाकी ये तीनों सही है। अब इसको एक्सप्लेन मैं जरा कर देती हूँ आपको। देखो, यूनाइटेड किंगडम को फ्रूट बॉल फल कटोरा नहीं कहा जाता, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका को बहुसंस्कृतिवाद विरोधी प्रकृति के कारण लंबे समय तक मेल्टिंग पॉट राष्ट्र कहा जा रहा है। भारत को सलाद बॉल इसलिए कहा जाता है, देखो सलाद बॉल और मेल्टिंग, क्या मेल्टिंग में कहने का मतलब अमेरिका में सारी संस्कृति उसमें मिल जाती है, उसी के हिसाब से ढल जाती है, इसलिए मेल्टिंग हो गया। और इंडिया में डाइवर्सिटी है, तो हर तरह के संस्कृति के लोग रहते हैं। जैसे सलाद में आप खाते हो तो खीरा भी आपको दिखता है अलग, मतलब टमाटर अलग दिखता है, प्याज अलग दिखता है, तो आपको सब अलग अलग दिखता है। और जब मेल्टिंग हो जाता है, जब मेल्ट हो जाता है तो सब एक जैसा हो जाता है, तो वही बता रहा है। तो अमेरिका जो है ना मेल्टिंग पॉट है, क्योंकि यहाँ सभी समुदाय विभिन्न भिन्न पहचानों को अपनाए हैं। विल किमलिका ने पश्चिमी प्रजातंत्र में पाए जाने वाले 5 प्रकार के जातीय सांस्कृतिक समूहों की प्रतिक्रियाओं के द्वारा बहुसंस्कृतिवाद की 5 मॉडल की चर्चा की। ये मॉडल क्रमशः राष्ट्रीय, अल्पसंख्यक, अप्रवासी समूह, पृथकतावादी, जातीय धार्मिक समूह, विदेशी एवं प्रजातांत्रिक जाति समूह है। अप्रवासी समूहों का ऐतिहासिक रूप से उदार प्रजातंत्रों के विरोध किया। उन्होंने 1960 के दशक तक मेल्टिंग पॉट प्रतिमान स्वीकार किया एवं अप्रवासियों द्वारा अपनी संस्कृति का अत्यधिक प्रदर्शन देश विरोध माना। ठीक है, तो समझ गए आप। क्वेश्चन नंबर 80, अभिजन में परिसंचरण निम्नलिखित किससे निकट है? तो ये आपका अभिजन का क्रमवर्तन, मतलब परिसंचरण मतलब एक के बाद दूसरा क्रमबद्ध आते जाएगा। तो देखो, अभिजन का संचरण निकटतम अभिजन के क्रमवर्तन यानी रोटेशन ऑफ एलिट्स से संबंधित किया जा सकता है। तो मतलब पढ़ के समझ में आ जाएगी वर्ड से। इटालवी विचारक एल्फ्रेड पेरेटो ने अपनी पुस्तक द माइंड एंड सोसाइटी, अ ट्रीटीज ऑन जेंडर सोशियोलॉजी 1916 में अभिजनों से संबंधित अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। ठीक है। प्लेटो के अनुसार इतिहास कुलीन, ये भी आता है, इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है। उसके अनुसार हर एक समाज के व्यक्ति के ऊपर से नीचे आने जाने लगा है और इसके परिणाम स्वरूप संभ्रांत वर्गों, सत्ताधारी वर्गों में गिरे हुए तत्वों और उसके दूसरे और अधीन वर्गों, इसको ठीक है। अभिजन सिद्धांत का प्रतिबंध मोस्का ने भी अपनी कृति रूलिंग क्लास में की थी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज 80 क्वेश्चन तक करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं इससे आगे का क्वेश्चन कराऊंगी। आपको किसी भी वजह से ये अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।